नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी भूगोल को पेपर को लेकर अभ्यर्थियों जो टेंशन में है ना, तो आप इस क्लास को पूरा देखना है। अभ्यर्थियों, इस क्लास को देख के पूरा देखने के बाद आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभ्यर्थियों 20 नंबर की क्लास होने वाली है। अभ्यर्थियों, इस क्लास 10 मिनट की होने वाली है, 1 मिनट आपको 2 नंबर दिलाने वाली है। तो आपके ऊपर है, आप अपनी 1 मिनट को कहाँ पर वेस्ट करते हो। अभ्यर्थियों, बाकी यूट्यूबरों की जात नहीं है ये क्लास जो टाइम पास करे। यहाँ पर आपको काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। पिछले ईयर पीवाई की क्वेश्चन अभ्यर्थियों पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन बताए गए, मोस्ट इंपोर्ट हर लेसन वाइज बुक का रिवीजन करवाया गया। अभ्यर्थियों सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए, क्लास को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपका कितने परसेंट राइट होते हैं। अभ्यर्थियों, अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हो ना, तो आपके एबीसीडी रिक्त स्थान और जो लघुत्रात्मक 1 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं अभ्यर्थियों, एक कतरा तक नंबर नहीं कटेगा अगर आप पूरा पूरा क्लास देखने वाले हो तो। अभ्यर्थियों, आपसे पहला प्रश्न पूछा है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों संसाधन भूगोल। जो आर्थिक भूगोल है अभ्यर्थियों, इसका उपक्षेत्र होने वाला है संसाधन भूगोल। सैन्य भूगोल आपका जो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र होने वाला है, ये सामाजिक भूगोल का सामाजिक भूगोल का। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक युग्म कारक है। अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? खनिज नगरीकरण, भूआकृति औद्योगिकरण, जलवायु भूआकृति, मृदा नगरीकरण। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों खनिज नगरीकरण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, और हाँ अभ्यर्थियों, जिन अभ्यर्थियों को क्वेश्चनों के आंसर पता है ना, तो कमेंट बॉक्स में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर साथ साथ देना है। मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? काफी मोस्ट क्वेश्चन अभ्यर्थियों, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने, एलन सी सेमपाल, डॉक्टर महबूब उल हक या रेड जेल ने। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों डॉक्टर महबूब उल हक ने। कब दी थी अभ्यर्थियों? 1990 ईस्वी में दी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फल प्रसंस्करण एवं मिष्ठान है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, जो फल प्रसंस्करण एवं मिष्ठान है, यह है भोजन प्रसंस्करण उद्योग। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? भोजन प्रसंस्करण उद्योग। खनिज भी नहीं अभ्यर्थियों, खनिज में आपका लौह इस्पात वगैरह आ जाता, पेट्रोल आ जाता, इसमें हाथी दांत आ जाते, ऊन आ जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, जैव और जीवाणुक संदूषण। क्या है अभ्यर्थियों? जो भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, यह है जैव और जीवाणुविक संदूषण। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी? काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों, पेपर में छप गया है, ये समझो आप। जो इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना दी थी अभ्यर्थियों, प्रेमरत्य सेन, कंवर सेन, इंदिरा गांधी या डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। राइट आंसर बताना अभ्यर्थियों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसने दी थी अभ्यर्थियों? कंवर सेन ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है आपको, आपने पूरी ईयर भूगोल को पढ़ा है अभ्यर्थियों, तो आपको बताना है इस प्रश्न में क्या राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर की बात करें तो नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए जो अभ्यर्थियों नमामि गंगे है, ये अभियान चलाया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों आपको बताना है कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। राइट आंसर होने वाला है आपका अभ्यर्थियों ध्वनि प्रदूषण। क्या होने वाला है? ध्वनि प्रदूषण। यह प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? पर्यावरण निश्चयवाद से, संभववाद से, नवनिश्चयवाद से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका संभववाद। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? आपसे पूछे यह भी जा सकता है संभववाद की परिभाषा दीजिए, तो आपको बताना है मनुष्य को प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उनका उपयोग करता है एंड प्रौद्योगिकी की सहायता से उनमें बदलाव लाता है, तो इससे प्रकृति का निर्माण होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों संभववाद। और पर्यावरणीय निश्चयवाद अभ्यर्थियों इसमें पूछा गया है, इसमें होता है आदि मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन। नवनिश्चयवाद अभ्यर्थियों रुको और जाओ विचारधारा है, और ये इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर संभववाद। अगला प्रश्न पूछा है, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ग्रिफिथ टेलर ने। किसने प्रतिपादित की थी अभ्यर्थियों? ग्रिफिथ टेलर ने। नवनिश्चयवाद का दूसरा नाम है अभ्यर्थियों रुको और जाओ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रुको और जाओ संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? उसमें भी राइट आंसर होने वाला है ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है अभ्यर्थियों, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रवास का अपकर्ष कारक है। क्या राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों? प्रवास का अपकर्ष कारक है राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, काम के बेहतर अवसर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो राजनीतिक हलचल है ये प्रतिकर्ष कारक है, प्राकृतिक आपदा भी प्रतिकर्ष कारक है और महामारियां भी प्रतिकर्ष कारक है। राइट आंसर होने वाला है आपका अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर। क्या अभ्यर्थियों? काम के बेहतर अवसर, ये अपकर्ष कारक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, सामरिक दृष्टि से
संवर्धित सड़कों में संवर्धित क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों सीमा सड़क संगठन क्या करता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों सभी अभ्यर्थियों को बताना है आपने अभी तक कितने % राइट कर दिए है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार है। क्या पूछा है अभ्यर्थियों? निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका हेमाटाइट। क्या होने वाला है? हेमाटाइट। ये लिग्नाइट है, ये भी नहीं होने वाला है, यूरेनियम भी नहीं होने वाला है, बॉक्साइट भी नहीं होने वाला है, तो राइट आंसर है हेमेटाइट। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों खरीफ की फसल है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, अगर आप किसान के पुत्र हो अभ्यर्थियों, किसान खेतों में रहते हो, आप तो इतनी बात तो जानते होंगे अभ्यर्थी, जो खरीफ की फसल है ये कब बोई जाती है एवं इसमें कौन सी फसलें आती है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो खरीफ की फसल है राइट आंसर होने वाला है चावल है। क्या अभ्यर्थी? ऑप्शन द करेक्ट आंसर चावल है। ये अभ्यर्थियों आपके बोई जाती है, जो गेहूं के बाद काटी जाती है। गेहूं अभ्यर्थियों आपके मार्च अप्रैल में कट जाते हैं, तो आपकी खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है एंड सितंबर में काटी जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों समझो पेपर में छप गया है अभ्यर्थियों, 8 मार्च को पेपर में छपना मिलने वाला है या इससे संबंधित पेपर मिलने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला है। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो अभ्यर्थियों जो जनघनत्व पूछा है आपसे, अगर आपसे जनसंख्या पूछता तो आपके उत्तर प्रदेश आ जाता। जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या किस में अभ्यर्थियों? सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या पूछ रहा हूँ अभ्यर्थियों, सिक्किम में। और आपसे यहाँ पर पूछा है जनघनत्व, तो अभ्यर्थियों सबसे ज्यादा जनघनत्व आपका बिहार है। अगर ऑप्शन में आपके बिहार नहीं होता है, पश्चिम बंगाल होता है, तो अभ्यर्थियों को पश्चिम बंगाल लगा देना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है? राइट आंसर आपको एनसीईआरटी की बुक में 1102 देना है। अगर 1102 नहीं होता है तो आपको 1106 मिलेगा। ठीक है अभ्यर्थियों। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम होने वाला अभ्यर्थियों आपका न्यूनतम होने वाला अभ्यर्थियों अरुणाचल प्रदेश। क्या होने वाला है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है अभ्यर्थी? इसका जनघनत्व 16 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है अभ्यर्थियों। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो अभ्यर्थियों आपका दिल्ली है। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? दिल्ली है। इसका 11,297 अभ्यर्थियों 11,297। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार अभ्यर्थियों 46 है। ठीक है। तो अभ्यर्थियों मुझे आशा है कि आपके सभी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ब्राजील में खालिस्तान के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, कॉफी के, रबर के, गन्ना, नारियल के। काफी मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों एग्जाम में लगभग 2019 से अभ्यर्थियों 4-5 बार पूछा जा चुका है। 2019, 20, 23 अभ्यर्थियों बहुत बार पूछा जा चुका है। मुझे आशा है कि 2025 में भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों कॉफी के बागान। जो अभ्यर्थियों ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? क्या पूछा अभ्यर्थियों? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों 1917 ईस्वी में। कब हुई थी अभ्यर्थियों? 1917 ईस्वी में। और आपसे पूछा जा सकता है भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी अभ्यर्थियों? 1853 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। तो अभ्यर्थियों कहाँ से कहाँ तक हुई थी? जो रेल चली थी अभ्यर्थियों आपके मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर चली थी अभ्यर्थियों? 34 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय की थी। तो अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा है अरवारी पानी संसद जल संवर्धन प्रबंधन अरवारी कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया गया है? अभ्यर्थियों एक क्वेश्चन ऐसे नहीं है, मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है अरवारी पानी संसद जल संवर्धन प्रबंधन राजस्थान के किस जिले में चलाया गया है? तो अभ्यर्थियों जयपुर, बाड़मेर, अलवर, हनुमानगढ़। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों अरवारी आ गया है ना, तो आपका अलवर होने वाला है। क्या होने वाला है? अलवर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है दूध, जल, पेट्रोलियम, गैस। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम में ये निर्यात किया जाता है, परिवहन किया जाता है अभ्यर्थी। क्या किया जाता है? परिवहन। कौन से पदार्थ अभ्यर्थियों? पेट्रोलियम पदार्थ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों भूमध्य सागर और लाल सागर को। कौन कौन से सागर को अभ्यर्थियों? भूमध्य सागर और लाल सागर को। आपसे अभ्यर्थियों अरवारी जो पानी संसद का वो पूछा गया था, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नीरू मीरू कार्यक्रम कहाँ पर चलाया गया है? अभ्यर्थी ये पूछा जा सकता है नीरू मीरू कार्यक्रम कहाँ पर चलाया गया है? राइट आंसर है आपके आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। ठीक है अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पाना, पाड़ा, ढाणी आदि किसके उदाहरण है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों पल्ली बस्तियों के। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? पल्ली बस्तियों के। पाना, पाड़ा, पाली, नगला।
ठीक है अभ्यर्थियों, पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी ये सभी पल्ली बस्तियों के एक प्रकार है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा औद्योगिक नहीं है और स्थापना का एक कारण है। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, जल्दी से बताना आपको कौन सा औद्योगिक नहीं है और स्थापना का एक कारण बताइए। जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है महानदी डेल्टा पर स्थित पत्तन है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो महानदी डेल्टा पर स्थित पत्तन है उसका क्या नाम होने वाला है। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों पारादीप पत्तन। क्या होने वाला है? पारादीप पत्तन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। जल्दी से बताना है, जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार है वह वहन होता है। राइट आंसर है समुद्र परिवहन से। अगला प्रश्न होने वाला अभ्यर्थियों, उधमपुर एक नगर है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, उधमपुर एक नगर है। खनन नगर, गैरीसन नगर, शैक्षिक नगर, परिवहन नगर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, जो उधमपुर है ये एक गैरीसन नगर होने वाला है। अभ्यर्थियों, जो गैरीसन नगर है ये आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, पक्की गारंटी अभ्यर्थियों। इसके जो अभ्यर्थियों नगर होने वाला है, जैसे उधमपुर होने वाला है, उधमपुर हो गया अभ्यर्थियों, ये आपको ध्यान रखने हैं। महू हो गया, बबूना, बबीना हो गया अभ्यर्थियों। उधमपुर, महू, बबीना, जालंधर हो गया अभ्यर्थियों। ये आपसे पूछा जा सकता है, एक इनमें से एक देकर आपसे पूछा जा सकता है नगर किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है गैरीसन के। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है अभ्यर्थियों, गैरीसन क्या होता है, तो अभ्यर्थियों गैरीसन छावनी नगर होते हैं। क्या होते हैं? छावनी नगर होते हैं। यहाँ पर सैनिक अपने सैनिक प्रशिक्षण के लिए, आराम के लिए रुकते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, ये आपके गैरीसन हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है? अभ्यर्थियों लेसन नंबर 1 से लिया गया है। ठीक है, बुक नंबर 1 लेसन नंबर 1 से लिया गया है। काफ़ी सरल लेसन अभ्यर्थियों, आपको ये भी क्वेश्चन याद नहीं है तो आपको एग्जाम देने का कोई हक नहीं है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका एलएनसी सिंपल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के उत्तर पूर्वी को क्या कहते हैं? राज्यों में स्थानांतरित कृषि को। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहते हैं? कुमारी, मिल्पा, लादांग, झूमिंग। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों झूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। लादांग कहाँ पर कहते हैं अभ्यर्थियों? जल्दी से बताना आपको जल्दी से बताना लादांग कहाँ पर कहते हैं। हाँ अभ्यर्थियों, कहाँ पर कहते हैं? लादांग। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, लादांग आपके इंडोनेशिया व मलेशिया में कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं अभ्यर्थियों? इंडोनेशिया व मलेशिया में कहते हैं। और मिल्पा कहाँ कहते हैं? अमेरिका अभ्यर्थियों, अमेरिका में कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन से पशु आधारित उद्योग है? राइट आंसर अभ्यर्थियों, सबको क्लियर दिख रहा है, हाथी दांत उद्योग है जो पशु आधारित उद्योग है। ठीक है, आपसे अगला प्रश्न पूछा है, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाला व्यवसाय किस क्रियाकलाप में सम्मिलित है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थी पंचम क्रियाकलाप से। किससे संबंधित है स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाला व्यवसाय? किससे संबंधित अभ्यर्थी? पंचम से। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी विशिष्ट होते हैं, काफ़ी आधुनिक होते हैं अभ्यर्थियों। ये मतलब कि जैसे आपके रोबोट बनाना, इन कार्यों में सम्मिलित होते हैं। इनके अपने अपने ऑफिस होते हैं जो कि क्लियरली साफ सफाई से होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आधुनिक भारत के संदर्भ में कुल कितनी भाषाएं अनुसूचित है श्रेणी में सम्मिलित है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, भारत की 8वीं अनुसूची में दिया गया है कि भारत में कुल 22 भाषाएं अनुसूचित है। कितनी अभ्यर्थियों? 22 भाषाएं। और गैरेसन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं, 544 बोलियां है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आधुनिक नगर का एक उदाहरण है। अब मदुरई, जमशेदपुर, प्रयाग, पाटलिपुत्र। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों, आधुनिक नगर है, इसका एक उदाहरण होने वाला है आपका जमशेदपुर। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? जमशेदपुर। अभ्यर्थियों अगला प्रश्न क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, जायद की फसल है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? जायद की फसल है। जल्दी से बताना है आपको जायद की फसल क्या होने वाली है। क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों, जायद की फसल होने वाली है गेहूँ, चावल, चना, चारा। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, चारा होने वाला है। अभ्यर्थियों, जो जायद की फसल एक बहुत कम समय के लिए बोई जाती है। ये आपके जैसे मार्च में गेहूँ की कटाई के बाद अभ्यर्थियों ये अप्रैल मई में बो दी जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है अभ्यर्थियों, ये वर्षा पर ज़्यादा निर्भर होती है। तो अभ्यर्थियों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।